आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे सीटेट यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये पीवाई क्विज की बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, अब वो चाहे सीटेट का पार्ट 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीटेट की पार्ट 2 की प्रिपरेशन करना है, सीडीपी दोनों में आती है। आपके पार्ट फर्स्ट में भी 30 मार्क्स कवर करती है और पार्ट सेकेंड में भी 30 मार्क्स कवर करती है। तो जल्द से जल्द आप सभी कनेक्ट हो हमारे साथ ताकि हम स्टार्ट कर सकें हमारा आज का सेशन। आपको बता दें यहाँ पर जो हमारा आज का क्लास होने वाला है उसमें बहुत जबरदस्त आपके क्वेश्चंस जो है वो लिए गए हैं। एक बार आप जरूर देखें और उसके बाद हम बात करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों। लॉरेंस कोहलबर्ग का है एक नैतिक तर्क सिद्धांत। ठीक है, नैतिक तर्क का सिद्धांत एक जो है वो किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। इनके अकॉर्डिंग क्या है? इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि बच्चे जानबूझकर ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे क्या हो, जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सके। तो वो कौन सा चरण है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास या आपका दंड आज्ञाकारिता अभिविन्यास। यहां पर बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार की अगर हम बात करें तो इन्होंने 6 चरण बताए हैं। इनके 6 चरण हैं। ठीक है, 6 चरण में कौन कौन से आते हैं? ये चारों चरण उसमें आ जाते हैं, जिसमें से ये आता है आपका तीसरा चरण। ठीक है, ये आपका तीसरा चरण आता है और ये बिल्कुल सही है। इसी के तीसरे चरण यानी अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की अभिविन्यास जो है, ये इसी चरण में क्या होता है, बच्चा जो है ये 10 साल तक रहता है। आपका 10 साल से शुरू होता है। इसमें क्या है, बच्चा जो है वो इस तरीके से व्यवहार करता है ताकि वो आपकी नजरों में अच्छा, कि हाँ ये मेरा अच्छा बच्चा है, ये बहुत क्लास में अच्छा बच्चा है, अच्छा बिहेव कर रहा है, वो इस वजह से क्या करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है, ताकि टीचर्स पर, पेरेंट्स पर उनका इम्पैक्ट अच्छा जाए, उनको शाबाशी मिले। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला कौन सा चरण होता है? तो ये ध्यान रखना, ये कौन सा है आपका? पहला चरण होता है। ये क्या है? पहला चरण है। दूसरा चरण कौन सा होता है? तो याद रखना व्यक्तिवाद। अगर हम बात करें दूसरा, ये 5वां चरण होता है। ये कौन सा चरण है? ये 5वां चरण होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कानून और व्यवस्था की बात करें तो ये 4था चरण होता है। दूसरा चरण कौन सा होता है? ये भी लिख लीजिए यहीं पर। तो दूसरा चरण आपका होता है व्यक्तिवाद या नैमित्त अभिविन्यास, हम किसी जिसे कह सकते हैं नैमित्त। ठीक है, छठा चरण कौन सा होता है? सैद्धांतिक अंतश्चेतना। ठीक है, सैद्धांतिक अंतस चेतना। ये 6 चरण होते हैं, तो 6 के 6 चरण आपको पता होने चाहिए क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट देखो, एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? एक संरचनावाद आधारित कक्षा में क्या शामिल होना चाहिए, यहाँ पर इसकी बात करनी है। जल्दी से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। फटाफट से आंसर करें, जल्दी से बताएं। उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात हो, अध्यापक और शिक्षार्थी का उच्च अनुपात हो, तो ये सही है क्या? संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, चर्चा और वाद विवाद पर प्रतिबंध लगाना। पहली बात तो जहां पर प्रतिबंध, वाद विवाद और आपका चर्चा पर प्रतिबंध लग रहा है, मतलब ये नेगेटिव पॉइंट है। आपको ऐसे ऑप्शंस को चूज नहीं करना है क्योंकि ये तो बच्चों को बढ़ावा देने के लिए होते हैं, वाद विवाद और चर्चा। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो कट हो जाएगा। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है लेकिन वो सकारात्मक होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? तो संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना चाहिए। ठीक है, संसाधन युक्त होने चाहिए,
ठीक है, बच्चों के लिए जो रिसोर्सेज हो सकते हैं, बच्चों को समझाने के, बच्चों को पढ़ाने के, ठीक है, ऐसा वातावरण होना चाहिए, मुद्रक संपन्न वातावरण होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित की जाती है? प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित की जाती है? आपको पता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं, ठीक है। पहला होता है कौन सा, संवेदी गत्यात्मक, ठीक है, पहला होता है। दूसरा क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक। तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा होता है। पहले की बात करें तो ये 0 से 2 वर्ष के लिए रहता है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था जिसे हम कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक आपका 2 से 7 वर्ष रहता है और ये रहता है आपका 7 से 11 वर्ष, और ये औपचारिक रहता है आपका 11 से 13 या 15 वर्ष तक मानते हैं इसको, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक बात बताइए मुझे, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित की जाती है? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, फटाफट से बताएं। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये चरण कब 2 से मतलब लगभग 2 वर्ष से आरंभ होता है और 7 वर्ष तक रहता है, ठीक है, क्योंकि इस चरण में बच्चा बात करना शुरू कर देता है और बच्चा आत्म केंद्रित होता है, उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी दुनिया जो है वो अपने इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के किस पूर्व संक्रियात्मक सिद्धांत पर चिन्हित की जाती है? नेक्स्ट देखो, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है? निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा विकास के किस सिद्धांत में की गई है? लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, एरिक इरिक्सन के इरिक्सन, ठीक है, के मनोसामाजिक सिद्धांत, या सिगमंड फ्रॉइड के मनोलैंगिक सिद्धांत। अब इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। वो कैसे मैम, देखो, सिगमंड फ्रॉइड का है मनोलैंगिक सिद्धांत, किसका है? सिगमंड फ्रॉइड का है। पता चला आपको? नहीं याद होगा जिन बच्चों को, वो याद कर लें कि जो मनोलैंगिक सिद्धांत है वो किसने दिया है? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है? एरिक इरिक्सन का है। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? एरिक इरिक्सन ने दिया है। तो एक क्वेश्चन आपका ये यहां से बना, अगर पूछ लिया जाए कि आपका मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो एरिक इरिक्सन ने दिया है, यहां पर आप ये बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसमें 4 चरण है, जो अभी हमने पढ़ाए थे पीछे, 4 चरण होते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत जो है, और इसी में ये बताया गया है निकटस्थ विकास के क्षेत्र। ये किसके? निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है? तो आप कहेंगे लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में की गई है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है? इसमें ZPD, MKO और पाड़, इन तीनों का वर्णन किया गया है कि बच्चा जो है इस तरीके से सीखता है। इन तीनों पॉइंट्स को मेंशन किया गया है। ZPD जिसे हम कहते हैं निकटस्थ विकास क्षेत्र, ठीक है, हाँ बिल्कुल, इन सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखो, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को कैसे बिहेव करना चाहिए? विद्यार्थियों को मिश्रित योग्यता समूह में काम करने से हतोत्साहित करना चाहिए। अच्छा, अधिगम प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक उपकरणों जैसे किताबों, ठीक है, जैसे किताबों, कैलकुलेटर इत्यादि के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करना चाहिए। विद्यार्थियों को पाड़ प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सकें। विद्यार्थियों को सर्वोत्तम अंक पाने हेतु एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। अब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने 3 जो है ढांचे, मतलब 3 तरीके बताए हैं। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जल्दी से बताएं। देखो ध्यान से देखो आप, पहली बात तो ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया, मिश्रित योग्यता समूह में काम करने से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। बच्चे जो एक साथ काम करते हैं तो उससे वो प्रोत्साहित होते हैं, वो बहुत कुछ सीखने को उन्हें मिलता है, तो ये तो गलत हो गया। अधिगम प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक उपकरणों जैसे किताब, कैलकुलेटर इत्यादि के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करना चाहिए, नहीं। विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करना चाहिए, मैंने अभी बात की थी ना कि पाठ की,
ताकि वे अपने सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सकें। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, इन्होंने कहा है, इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उसमें 3 की बात की है, निकटस्थ विकास, दूर क्षेत्र और एमकेओ, और तीसरा होता है पाड़। ये पाड़ क्यों जरूरत है, ये पाड़ छात्र के अनुभव, उनके विचारों, ठीक है, और उनके अगर हम कहें कौशल और ज्ञान को उत्तम बिंदु तक पहुंचाने में उनकी सहायता करते हैं। एक पाड़ बना दिया जाता है, तुमने ये स्टेप पार करना, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, ताकि वे अपना सर्वोच्च सीखने के सर्वोच्च बिंदु तक पहुंच सके। ठीक है, तो पाड़ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, पाड़ प्रदान करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। अगर हम संरचनात्मक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो अधिगम क्या है, यहां पर ये बताइए, जल्दी से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अधिगम क्या है, अधिगम मतलब क्या होता है, अधिगम मतलब होता है सीखना। ठीक है, अधिगम मतलब क्या होता है, अधिगम मतलब होता है सीखना। ठीक है, अब सीखने के लिए हमें हम क्लास में सीख सकते हैं, हम शिक्षकों से सीखते हैं, हमें उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत पड़ती है सीखते टाइम, हमें निदानात्मक से गुजरना पड़ता है। तो सीखने में हमें बहुत कुछ मतलब औपचारिक शिक्षा लेनी पड़ती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात कर रहे हैं, अब बताओ संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है क्या, एक निष्क्रिय और व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं होता है। अधिगम निष्क्रिय कैसे हो सकता है, जब आप सीख रहे हो तो ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया कैसे हो रही, गलत। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, नहीं। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, नहीं। सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन सही। ये एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। ये कैसी है, जब हम किसी चीज का अधिगम करते हैं तो अधिगम में जाहिर सी बात है हम कुछ सीख रहे हैं तो हम सक्रिय रहेंगे, रहेंगे या नहीं। दूसरा सामाजिक प्रक्रिया है, जी हाँ, अधिगम जैसे आप विद्यालय जाते हैं, क्या करने जाते हैं, विद्यालय में आप अधिगम करने ही तो जाते हैं, तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया हुई या नहीं, बिल्कुल हुई। ये कैसी प्रक्रिया है, करेक्ट, ये क्या है, अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, संरचनात्मक दृष्टिकोण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके अनुसार जो अधिगम करता होता है वो एक अपने दायरे में रहकर बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये एक सामाजिक और सक्रिय प्रक्रिया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, एनसीएफ 2005 आया था, अपनी समझ से प्राप्त की है मानवतावाद, व्यवहारवाद, ठीक है, या रचनावाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत। यहां पर बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से क्या प्राप्त की है, जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएं। देखो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, रचनावाद, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से रचनावाद से प्राप्त की, अपनी समझ कैसे प्राप्त की है, रचनावाद से प्राप्त की है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 2005 जो है वो क्या निर्देशित करता है, बताइए, 2005 जो है वो क्या निर्देशित करता है, तो ये निर्देशित करता है कि क्या होगा, एक इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा भाई एक निर्देशित करता है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तकें शिक्षक को इस बात के लिए सक्षम बनाए कि वे बच्चों की प्रकृति वातावरण के अनुरूप हो। ठीक है, कि वो कैसी हो, पाठ्य पुस्तक की बात की जाए, चाहे आपका पाठ्यचर्या की बात की जाए या पाठ्य पुस्तकों की बात की जाए, वो कैसी हो, शिक्षक को निर्धारित करना चाहिए कि वो बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चों के वातावरण के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, जिससे क्या हो, जिससे वो वातावरण के अनुसार ही पढ़ाई करें, वातावरण जो उनका है, जो वो सामाजिक जीवन से कनेक्ट कर पाए। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी उनको पढ़ा दो, नहीं। ठीक है, बिल्कुल, कि बच्चों की प्रकृति और उनके वातावरण के अनुसार उनको पढ़ाया जाना चाहिए, कि बच्चे जो है वो उस चीज को अप्लाइड कर पाए। ठीक है, अप्लाई कर पाए। एक 3
साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। 3 साल का बच्चा है वो क्या बता रहा है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध युद्ध से दूध खरीदने को अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। बच्चे को परिवार बच्चों को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। देखो नहीं, अब बच्चे ने ये देखा है कि बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? तो यहाँ पर सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है कि बच्चे का जवाब दूध युद्ध से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। अब बच्चा दूध खरीदने बूथ पर गया, वहां से उसको दूध मिल गया, तो उसको क्या लगा? उसको ये लगा कि दूध जो है वो कहाँ से, दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा उत्पादित हो रहा है। तो ये उसके अपने अनुभव पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये उसके अपने अनुभव पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही है, यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। अब बताओ आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ये मैंने बताया है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। जल्दी से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये किसके द्वारा दिया गया था? अभी मैंने बताया था कि 3 चरण यहाँ पर वाइगोत्स्की ने दिए हैं। वाइगोत्स्की के 3 चरण है, पाड़, एमकेओ, जेडपीडी। ये जेडपीडी है, निकटस्थ विकास क्षेत्र। अब यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये ध्यान रखना, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हो बच्चे को, तो बच्चा जो है वो उस कार्य को अपने आप सही ढंग से करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा हेल्प कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा उसको क्या कर रहे हो? थोड़ा सा उसको हेल्प कर रहे हो, जिससे बच्चा जो है वो अपने आप वो काम कर पा रहा है। ठीक है, बच्चा मतलब जो कार्य कर रहा है या कार्य करने की क्षमता रखता है, उसको उसकी क्षमता तक पहुंचा रहे हो आप। ठीक है, उसको अपनी क्षमता तक पहुंचा रहे हो, इसे ही कहा जाता है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जेडपीडी जिसे आप कहते हो। ठीक है, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कोलबर्ग के सिद्धांत के अकॉर्डिंग? जल्दी से बताएं। फटाफट से बताओ। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा? देखो, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में किसे माना जा सकता है? तो आप इसको मान सकते हैं, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। आपको पता है कि इन्होंने 3 चरण बताए हैं और 3 चरण के 7 सोपान बताए हैं। ठीक है, 3 चरण बताए हैं इन्होंने और उसके 7 सोपान बताए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। यहाँ पर बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? जल्दी से बताएंगे सभी। पियाजे के अनुसार कहा नहीं जा सकता? देखो, पियाजे ने ये बताया है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये तो बताया है पियाजे ने।
बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी पियाजे ने बताया है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी बताया है। लेकिन पियाजे ने कहीं पर भी निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये नहीं बताया है। ये तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, ये अधिगम अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है, प्रयास और त्रुटि। ये किसके सिद्धांत है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। या पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं, बल्कि किसके है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार है। ये तो किसका सिद्धांत है? ये तो थॉर्नडाइक का आ जाता है। बाकी यहाँ पर ये आपका करेक्ट है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये नहीं कहा जा सकता। बाकी जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं वो पियाजे ने बताए हैं। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे जो है बताए गए हैं, आपके 4 चरण बताए गए हैं। उन चारों चरणों में डीप में अगर जाओगे तो सभी बातें बताई गई हैं। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में की महत्वपूर्ण भूमिका है। बताओ, अनुकरण, पदानुक्रम, सामाजिक अंतःक्रियाएं, जैविकी परिपक्वता। कौन सा ऑप्शन आपका आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही होगा? जल्दी से बताएं। अच्छा, यहाँ पर कौन सा हो सकता है? आप अपना दिमाग लगा लो, आप अपना दिमाग लगा लो और फिर बताओ। देखो, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसे प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोत्स्की, पहली बात तो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत ही क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रियाएं महत्वपूर्ण हो। ठीक है, कौन सी क्रियाएं? सामाजिक अंतःक्रियाएं महत्वपूर्ण। अनुकरण करना, पदानुक्रम, ये थोड़ी ना। जैविकी परिपक्वता भी नहीं। लेव वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित ही इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सामाजिक अंतःक्रियाएं आएगा। करेक्ट। हाँ, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण भूमिका हो, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा डी ऑप्शन। लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमत रखने वाले अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? जल्दी से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। जल्दी से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा आपका? लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमत रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। किसी समस्या पर काम करने हेतु अपने विचारों, ठीक है, के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना। पहली बात तो आप कभी भी एज अ टीचर, आप अध्यापिका है तो आप बच्चे को हतोत्साहित तो कभी करने का सोच ही नहीं सकते। तो ये बिल्कुल ही गलत पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये तुरंत कैंसिल करना है। विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग रखना चाहिए। आप सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अधिगम को अलग रख सकते हो, और वो भी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। लेव वाइगोत्स्की का तो सिद्धांत ही यही है, लेव वाइगोत्स्की का तो सिद्धांत ही यही है। तो आप बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या करोगे? जल्दी से बताइए। लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमत रखने वाली जो अध्यापिका होगी वो क्या करेगी? विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देगी। क्या करेगी? विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देगी, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया सबसे ज्यादा जरूरी है। लेव वाइगोत्स्की के विचार ही यही है, सामाजिक अंतःक्रिया आधारित। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जिन बच्चों का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं के द्वारा समामेलित होती हैं। किसके द्वारा समामेलित होती हैं? यहां पर ये बताना है, जल्दी से बताएं। कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा, ये बताइए। उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं, मनोवैज्ञानिक उपकरण, अनुकूलन, कंठस्थीकरण। पहली बात तो हम रटने पर फोकस नहीं करते, कंठस्थीकरण को तुरंत कट करो। पुरस्कार और दंड, पुरस्कार और दंड तो ये तो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है या नहीं? बताओ, ये कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है पुरस्कार और दंड, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। अनुकूलन एडॉप्ट कर लेना,
किसी चीज के अनुकूल नहीं। मनोवैज्ञानिक, मानसिक प्रक्रियाएं मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा समावेलित होते हैं। किसके द्वारा? मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं वो किसके द्वारा? मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा समावेलित होती हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल। आपका अगर हम कहें संज्ञानात्मक विकास में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उन्होंने उन उपकरणों पर जोर दिया है जो सोचने पर, ठीक है, जो बच्चों को सोचने पर मजबूर करते हैं, सोचने को समर्थन देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें की आवश्यकता है किसकी? परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तार्किकता की, प्रतिवर्ती चिंतन की, वस्तु स्थायित्व की या निष्क्रिय अनुसरण की। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, 7 से 11 वर्ष की अवस्था, 7 से 11 वर्ष की अवस्था किसके? अगर हम जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के बारे में बात करें तो ये जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था के कौन से चरण के बारे में बात कर रहा है, ये भी बताइए। जीन संज्ञानात्मक के कौन से चरण के बारे में बात कर रहा है, ये बताइए, जल्दी से बताएं। कौन सा ऑप्शन? ये प्रतिवर्ती चिंतन पर आधारित है, निष्क्रिय अनुसरण नहीं, परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तार्किकता नहीं, वस्तु स्थायित्व नहीं। 7 से 11 वर्ष की अवस्था यानी कौन सी हो जाएगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उदाहरण के लिए कि बर्फ, पानी से बर्फ जन्माया जाएगा और अगर हम फिर बर्फ को रखते हैं तो बर्फ से फिर पानी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल, कुछ चीजें जो बदल गई हैं उनको मूल रूप में लाया जा सकता है, मूल अवस्था में पहुंचाया जा सकता है और मूल अवस्था से फिर उन्हें वापस दूसरी अवस्था में पहुंचाया जा सकता है, तो उसको कहा जाता है। ये सोच कब डेवलप होती है? ये सोच मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के जो चरण है, जो तीसरा चरण है जीन पियाजे का, उस समय तक डेवलप हो जाती है, ठीक है। हाँ, जैसे पानी से हम तरल से बर्फ जमा सकते हैं, ठोस, और ठोस से फिर तरल में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती चिंतन, पलटवार। ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें की आवश्यकता है, जिसमें प्रतिवर्ती चिंतन की आवश्यकता है। कौन से चिंतन की? प्रतिवर्ती चिंतन की आवश्यकता है। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांतों में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शा कर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? समावेशन, प्रतिवर्ती सोच, लाक्षणिक प्राकार्यता या संरक्षण। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा? जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताइए। देखो यहाँ पर हमने कहा है जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था हो, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक अनौपचारिक जिसे हम कहेंगे लास्ट वाली, ठीक है। अब एक बात बताइए, किस वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में भी, यानी कि अमूर्त चिंतन, और अमूर्त चिंतन किस में आता है? अमूर्त चिंतन की प्रक्रिया ये किस में आती है बताइए? अमूर्त चिंतन करना बच्चा कौन सी अवस्था में सीखता है? वो 11 से 15 वाली अवस्था, यानी कि लाक्षणिक प्राकार्यता, स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता लाक्षणिक प्राकार्यता कहलाती है। ये जीन पियाजे के चौथे चरण यानी अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक पर आधारित है, ये ध्यान रखना। बिल्कुल, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, जी हाँ, ठीक है। अगर हम प्रतिवर्ती सोच पर बात करें तो प्रतिवर्ती सोच जो है वो मूर्त संक्रियात्मक, किसी चीज को हमने देखा, ठीक है, जो अभी इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन करा वो प्रतिवर्ती सोच, और प्रतिवर्ती सोच मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है, यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व तो खत्म नहीं हो जाता? मतलब अब जो चीजें उन्हें दिखेंगी नहीं तो भी वो ये नहीं सोचेंगे कि अब ये खत्म हो गया, ठीक है, अब ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं सोचेंगे। ऐसी कौन सी अवस्था है? जल्दी से बताएं।
उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। ये कौन सी अवस्था है? संवेदीगानक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो किस चरण में यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व नहीं समाप्त होता है? जल्दी से बताएंगे कि कौन सी अवस्था यहाँ पर बात की जा रही है, फटाफट से देखें। बताइए। तो यहाँ पर देखो, संवेदीगामक, मूर्त संक्रियात्मक, इसमें तो बच्चे छू के किसी चीज को, प्रतिवर्ती क्रिया, यह बच्चा आत्म केंद्रित होता है। औपचारिक संक्रियात्मक पे वो जो चीजें उसे दिख भी नहीं है उनके बारे में भी वो इमेजिन करके और अपना काम चलाता है। यहाँ पर ये वस्तु स्थायित्व जो है वो कहाँ प्राप्त करता है? वस्तु स्थायित्व ये बच्चे के संवेदी गामक अवस्था में आता है, जो जन्म से लेकर जो 2 साल तक रहती है। इसमें बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि अगर आंखों से कोई चीज ओझल हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व जो है वो बच्चे के 2 साल तक रहता है, 2 साल तक उसको ये चीजें समझ में आने लगती हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? यहाँ पर आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताओ, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा जा रहा है कि एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। जल्दी। लेव वाइगोत्स्की कौन थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये कौन थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे और जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर ज्यादा बल दिया। तो इन सामाजिक अंतःक्रिया वाला इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी जिसे आप कहते हो, इसके फोल्डिंग जिसे आप पाड़ कहते हो, एमकेओ। ठीक है, ये तीनों जो है लेव वाइगोत्स्की से संबंधित हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के कम से कम अवसर देना चाहिए, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। विद्यार्थियों के ज्यादा से ज्यादा अंतःक्रिया करने के हमें अवसर देने चाहिए। कम से कम लिखकर इन्होंने ये ऑप्शन ही गलत कर दिया। अधिगम को समुद्रित करने के लिए, समुन्नत करने के लिए, ठीक है, पुरस्कार और दंड का प्रावधान करना चाहिए। ये तो कोल वर्ग आ गया। ये तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने पुरस्कार और दंड की बात की थी। विद्यार्थियों को उसके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। लेव वाइगोत्स्की को दिमाग में आते ही आपको एक चीज तो समझ में आ जाती होगी, जब मैं बार बार यहाँ पर कह रही हूँ जेडपीटी, एमकेओ, इसके फोल्डिंग जिसे हम कहते हैं पाड़। ठीक है, अब एक चीज यहां पर समझ में आ जाती है कि विद्यार्थियों को उनके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। ठीक है, हमें उनको सहयोग देना चाहिए ताकि वो अपनी उच्च क्षमता तक पहुंच सके। ठीक है, ताकि वो अपनी उच्च क्षमताओं तक पहुंच सके, उनको प्राप्त कर सके, तो उसके लिए हमें उनको थोड़ा सा सपोर्ट, सहयोग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी वाला ऑप्शन होगा। जीन पियाजे और लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे की बात की गई है और लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? अगर हम दोनों की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही होंगे, आपको ये बताना होगा। जल्दी से बताएं कि कौन सा ऑप्शन जो है इनके अकॉर्डिंग सही है। दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। दोनों ने ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप हैं। दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल्यावस्था चरण तक सीमित है। दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। कौन सा ऑप्शन दोनों के अकॉर्डिंग हमें देखना है, किसी एक के अकॉर्डिंग नहीं बताना है। जल्दी से बताएं। मध्य बाल्यावस्था तक तो नहीं बताया है दोनों ने ही। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था के बाद तक बताया है, तो ये तो होने नहीं। दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप हैं, ऐसा भी नहीं है। दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, नहीं। करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा? यहाँ पर दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। जी हाँ, जीन पियाजे ने कितनी बताई हैं? तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं।
4 अवस्थाएं। और वहीं अगर हम बात करें कोहलबर्ग की, ठीक है, कोहलबर्ग ने कितनी बताई है, तो कोहलबर्ग ने 3 चरण बताए हैं, ठीक है। पहली हो जाती है इनकी पूर्व परंपरागत, जिसके 2 चरण इन्होंने बताए हैं। दूसरी हो जाती है आपके पारंपरिक चरण। यहां पर अगर हम पूर्व परंपरागत की बात करें तो जैसे इन्होंने बताया है आपका आज्ञाकारिता, और सजा, अगर ना माने बच्चा आज्ञा तो उसको सजा दो, ठीक है। ये पहला चरण हो गया। दूसरा चरण इन्होंने बताया है बाध्य उद्देश्य अधिनियम विन्यास, ठीक है। ये हो गया दूसरा चरण। पारंपरिक चरण में ये कब तक आता है, तो 10 से 13 वर्ष तक ये रहता है। कितने तक, 10 से 13 वर्ष तक रहता है। पूर्व परंपरागत रहता है आपका कितने टाइम तक, तो याद रखना ये 10 ईयर तक रहता है, ठीक है। ये 10 ईयर तक रहता है और ये रहता है आपका 10 से 13 वर्ष तक। इसमें भी इन्होंने 2 चरण बताए हैं, ठीक है। पारंपरिक चरण के बाद आती है एक और अवस्था जो कि तीसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था कौन सी है, यहां पर देख लीजिए, उत्तर पारंपरिक, ठीक है। ये कितने वर्ष तक रहती है, 13 से 16 वर्ष तक रहती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये 4 से 10 साल तक। तो ये इन्होंने बताई है, 3 अवस्थाएं बताई हैं और 3 अवस्थाओं के 6 चरण हैं। जो 6 चरण मैंने आपको पहले ही लिखवा दिए हैं, 6 चरण पहले ही प्रश्नों में मैंने आपको 6 चरण करवा दिए हैं। और इनकी 4 अवस्थाएं आपको पता ही है, इंद्रियजनित गामक अवस्था, पूर्व औपचारिक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं। अब जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। अब आज की क्लास में आपके जीन पियाजे, कोलबर्ग और आपका लेब-वाइगोत्स्की ये तीनों क्लियर हो जाएंगे, उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके इन्हीं टॉपिक्स पर, मतलब इन्हीं तीनों से लिए गए हैं। जल्दी से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। फटाफट से बताएं। देखो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संवेदी गत्यात्मक। यहाँ पर वस्तु के स्थायित्व के बारे में बच्चे को पता चल जाता है कि कोई चीज उसके आंखों से अगर ओझल हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं, मूर्त संक्रियात्मक, यानी 7 से 11 साल की उम्र में। इस उम्र में बच्चे को आप कोई चीज दे रहे हो तो वो क्रम समझ लेगा कि किसके बाद किसका, ये छोटा, ये बड़ा, फिर ये बड़ा, वो ये चीजें समझने लगता है। क्रमबद्धता, चीजों को संतुलित करना सीख जाता है, ठीक है। तो वर्गीकरण करना सीख जाएगा कि जैसे इसमें से छोटे छोटे पॉइंट्स उठा के आपको एक तरफ रखने हैं, बड़े बड़े कॉइन उठाकर एक तरफ, तो वो ये चीजें सीख जाता है। ये आपके उत्तर बाल्यावस्था की बात की जा रही है। ये कौन सी अवस्था, ये उत्तर बाल्यावस्था के बारे में बात की जा रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। लेब-वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के प्राथमिक चरण बताती है ताकि वे दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सकें, क्या कहलाती है। आपको बताना है कि उसको कहा क्या जाएगा, ये बताइए। सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के प्राथमिक चरण भी बताती है ताकि दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को बच्चा पार कर सके। तो ये क्या है, ये स्कैफोल्डिंग कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग और हिंदी में पाड़ कहते हैं, ठीक है। ZPD, MKO और पाड़, ये तीनों याद रखने हैं। जहां पर आए समझ लेना लेब-वाइगोत्स्की साहब के बारे में बात की जा रही है,
कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन है? पार्ड, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? प्रशंसा का संवेगों पर प्रभाव, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, नैतिक तर्क का विकास, संवेगात्मक विकास का क्रम। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी लॉरेंस कोलबर्ग के, पूछी जा रही है। जल्दी से बताओ। इन्होंने 3 स्तरों की बात की है और 6 चरण बताए हैं। इन्होंने कितने? इन्होंने 3 स्तर और इन 3 स्तरों के 6 चरण के बारे में बात की। किसने? 6 चरण मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिए और 3 स्तर इसके पूर्व परंपरागत, ठीक है, अभी बताया था मैंने, पूर्व परंपरागत, पारंपरिक चरण और उत्तर पारंपरिक चरण। ठीक है, इससे आप याद रखेंगे। जल्दी से बताएं। पूर्व परंपरागत, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक चरण। ठीक है, ये 3 चरण है और 6 इसके आपके कौन से हैं? 6 इसके चरण है और ये 3 स्तर है। बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? प्रशंसा का संवेगों पर प्रभाव। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा? जल्दी से बताइए। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, नैतिक तर्क का विकास, संवेगात्मक। तो इन्होंने लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक वर्ग का सिद्धांत है, ठीक है, तो यहाँ पर यह ध्यान रखना, नैतिक तर्क का विकास। किस विषय की जांच की थी? नैतिक तर्क के विकास की इन्होंने जांच की थी, जिसमें इन्होंने 3 स्तर बताए हैं और प्रत्येक स्तर के 2 चरण बताए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्तर के कितने? प्रत्येक स्तर के 2 चरण बताए हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है? यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है सी वाला ऑप्शन है। जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी बात क्या दर्शाती है? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा गया है। देखो आज की क्लास में आपके 3 टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे, कोलबर्ग, जीन पियाजे और लेब-वाइगोत्स्की। जल्दी से बताएं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? बच्चों की निजी बात क्या दर्शाती है? उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता दर्शाती है। ठीक है, उनकी अग्रवर्ती सोच को, उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता को जीन पियाजे के विचारों में बच्चों की निजी बात क्या दर्शाती है? उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है पूर्व संक्रिया, इसमें बच्चा क्या है? बच्चा आत्म केंद्रित है, मतलब उसको बस अपने आसपास की चीजें और अपने आप से मतलब होता है, इसके अलावा उन्हें कुछ भी मतलब नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, वो मानते हैं कि दुनिया का केंद्र जो है वो बच्चे अपने आप को मानते हैं और सब कुछ उनके ही चारों ओर घूम रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कि बच्चे दुनिया का केंद्र है और उनके आसपास ही सब कुछ, पूरी दुनिया जो है वो सिमटी है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? उन्नत आयोजक, उपकरण, संहिता या स्कीम में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? मस्तिष्क जो है वो हमारा मस्तिष्क, आपको पता है कि जमा चीजों का उपयोग करता है। मस्तिष्क जमा चीजों का उपयोग करता है, आपको पता है, करके किसी विषय वस्तु के प्रति क्या करता है? किसी विषय वस्तु के प्रति सोचने और समझने का हमें जो एक हमारे सोच डेवलप करने का जो डेवलप करता है, विकसित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्कीमे कहते हैं। ठीक है, उसे हम स्कीमे कहा जाता है। मानसिक रूप से प्रस्तुत और सोचने की स्वीकृत देता है, वो स्कीमे कहलाता है। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृत देती है, वो क्या कहलाती है? स्कीमे कहलाते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बताओ कौन सा चरण ऐसा होता है, कौन सा चरण ऐसा है? तो ये ध्यान रखना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर 2 से 7 साल तक का बच्चा आता है और वो क्या करता है, विकास के सिद्धांत के अंदर किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई, उनको क्योंकि बस अपना दृष्टिकोण समझ में आता है, बच्चे क्या समझते हैं कि दुनिया का केंद्र जो है वो बच्चे ही हैं, पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूम रही है, बस इसके अलावा वो कुछ नहीं सोच पाते हैं, तो वो दूसरे के दृष्टिकोण को कैसे समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, वो मतलब उनको ये लगता है कि बस हम दुनिया में है और पूरी दुनिया जो है हमारे इर्द गिर्द ही घूम रही है, बस उतनी दुनिया। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन होगा। लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का उत्पाद है, संज्ञानात्मक विकास का उत्पाद क्या है लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार, ये बताइए। आनुवांशिक स्वभाव बिल्कुल भी नहीं, केवल अवलोकन और अनुकरण करना नहीं, अस्मिता निर्माण नहीं, संज्ञानात्मक विकास का उत्पाद सामाजिक संपर्कता है। जहां पर लेव-वाइगोत्स्की आएगा वहां पर सामाजिक अंतःक्रिया जरूर आ जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता? जीरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, डेविड आसबोल, लेव-वाइगोत्स्की, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, जल्दी से बताइए। मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता, ये लेव-वाइगोत्स्की का अनुसार है। किसके अनुसार है, ये लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, और ये लास्ट है, किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होता है? ये कौन सा, ये कोल वर्ग का है। कोल वर्ग का आपने प्रथम स्तर सुना है, कोल वर्ग का प्रथम स्तर क्या बताता है, जल्दी से बताएं। कोल वर्ग का प्रथम स्तर कौन सा बताता है, पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर जो कि 4 से 10 साल के लिए रहता है, और उसका ये चरण है कि दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी बनो। मतलब आपको दूसरे की आज्ञा मानने, बच्चा दूसरों की आज्ञा मानता है, क्यों, क्योंकि उसे दंड से बचना है, पनिशमेंट ना मिले इसलिए। तो ये पूर्व परंपरागत स्तर होता है, ये ध्यान रखना। परंपरागत स्तर ये आ जाता है आपका 10 से 13 साल के लिए, और ये 13 से 15 साल के लिए उत्तर परंपरागत स्तर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपका क्लास जो है आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली, और आपकी 3 चीज़ें यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी होती हैं सीडीपी के लिए, एक तो कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, और लेव-वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत। तो ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तीनों आपके कराए गए सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं पे बेस्ड थे। आई होप आपको ये क्लास जो है बहुत समझ में आए और आपको ये क्लास बहुत बेहतर ढंग से लेनी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।